कृष्ण वेणी के इस भाग में आइए जानते हैं कि क्या वेणी के पिता ने भास्करन के साथ इस रिश्ते को स्वीकार किया। आइए सुनते हैं। तब हम बेंगलोर में थे और एक बार गर्मी की छुट्टियों में घर जा रही थी तो मद्रास पहुंचने तक बेंगलोर की गाड़ी छूट चुकी थी। वैसे तो बीसियों गाड़ियां और भी जाती थीं, पर मैं अपनी उस सिरफिरी सिंहनी की मान देखने का लोभ संवरण नहीं कर सकी थी। उसका पता ढूंढ कर पहुंची तो उसने फिर 2 दिन तक रोक लिया था। उसका वह वैभव, माँ का तेजस्वी व्यक्तित्व, पिता की रौबदार अंग्रेजियत, इस्तबल में हिनहिनाते 7 घोड़े जैसे सूर्य के रथ से खोलकर किसी ने वहां बांध दिए हों। द्वार पर खड़ी 2 गाड़ियां, उन सब के बीच जीर्ण पायजामे के पांचे फड़फड़ाते भास्करन को मैं किसी भी कोने में खड़ा नहीं कर पा रही थी। शादी मुझसे होगी या डैडी से? कृष्णवेणी ने कहा। इस बार मैं उसे अपने साथ घर ले जा रही हूँ। साथ में चलेगा मेरा पोर्ट्रेट। वही डैडी को उसके होने वाले दामाद का परिचय देगा। तब भगवान ही तुम दोनों का मालिक है, मैंने मन ही मन कहा। यहीं पर विश्व मेले की भयंकर भीड़ में कृष्णवेणी का हाथ अचानक मेरे हाथ से छूट गया था। मैंने उसे न जाने कितनी चिट्ठियां लिखीं, जवाबी तार भी भेजा, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उसी वर्ष मुझसे शांति निकेतन भी छूटा और कृष्णवेणी भी। फिर कहाँ कृष्णवेणी और कहाँ भास्करन। और आज इतने वर्षों में फिर वह छूटा हाथ हाथ में आया है। इसी से एक बार फिर उसी निर्जन समुद्र तट की सिकता पर लौटती हूँ। चिदम्बरम अब भी मंद मंद गति से हिलता डुलता धीरे धीरे चला जा रहा था। तुम क्या फिर भास्करन को लेकर घर गई थीं? मैंने पूछा। नहीं, वह कायर पहले ही मुझे घिस्सा देकर चला गया। कहने लगा, मेरे पास ढंग के कपड़े यहाँ नहीं हैं, तुम चलो, मैं बाद में आ जाऊँगा। मैंने कहा, मूर्ख, कपड़े कौन देखता है, तुम्हारी कला देखी जाएगी और उसका प्रमाण मैं साथ ले जा रही हूँ। इतना तुम्हें बता दूँ, मेरे डैडी की रुचि के विषय में 2 मत नहीं हो सकते। वे कला के अपूर्व पारखी हैं। किंतु मैं सोच रही थी, ठीक ही कहा था भास्करन ने कि कला के लोग कला से पहले कपड़े ही देखते हैं। उसका यह फटा कुर्ता, विवर्ण पाजामा, फटफटाती टूटी चप्पल, बुद्धिमान ही था जो नहीं गया। फिर भी सोचा, वह कहने लगी, मैं डैडी से अकेले ही निपट लूंगी, फिर भास्करन को तार करूंगी। पर डैडी से कहा तो बौखला गए। एक तो वैसे ही उच्च रक्तचाप के मरीज थे, उस पर चीखने चिल्लाने से उनकी हालत और बिगड़ गई। माँ मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले गईं। बाप की जान लेगी क्या? डॉक्टर ने कहा है किसी भी प्रकार की उत्तेजना ना हो, कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। उस दरिद्र भास्करन के साथ ही मुँह काला करना है तो कर, पर उनसे अब कुछ न कहना। पर जो कहना था वह तो मैं कह चुकी थी। डैडी की सीधी छाती में मैं अचूक गोली दाग आई थी। माँ के मुझे धकेलने से पहले मैंने चीख कर कहा था, मैं जानती हूँ डैडी, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। वह व्यक्ति चाहे भास्करन हो या कोई और, सोने के अंडे देने वाली बतख हूँ आपकी। भला आप मुझे इस घर से कैसे जाने देंगे? डैडी एक क्षण को बुद्ध बने फटी फटी आंखों से मुझे देखते ही रह गए, फिर दोनों हाथों से अपना माथा पीटने लगे। मैं जानती हूँ मैंने डैडी के प्रति उस दिन घोर अन्याय किया था। अपने किसी स्वार्थ के लिए वे कभी मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते थे। फिर भी मैंने उस दिन अभागे भास्करन पर उमड़ता अपना सारा क्रोध डैडी पर उतारा था। यह काम उसका था, मेरा नहीं। दूसरे ही दिन माँ ने एक प्रकार से धकेल कर मुझे मौसी के पास त्रिचूर भेज दिया। साथ ही उन्हें विशेष आदेश दिया गया कि मुझे कहीं अकेली न जाने दें, न मुझे किसी से मिलने दिया जाए। 10 दिन की इस नज़र कैद के बाद स्वयं डैडी ही आकर मुझे एक दिन अपने साथ ले गए। उनका उदास पीला रुग्ण चेहरा देखकर मैं कार में ही रोने लगी। आई एम सॉरी डैडी, मैंने कहा। मैं उस दिन पागल हो गई थी। पीछे माँ बैठी थी, मैं डैडी के साथ थी। डैडी ने एक हाथ से व्हील थाम दूसरे से मुझे खींचकर अपने पास सटा लिया।
मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ वेणी, मैंने जो कुछ कहा था उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैं क्या नहीं जानता था यह वैभव, यह समृद्धि सब कुछ तेरा ही तो है। पर अब जी भर गया इस दौलत से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तेरे भले के लिए ही कहा था। मुझे पहले ही पता लग गया था कि यह छोकरा तुझे फांस रहा है। ऐसा मत कहिए डैडी, आप उसे नहीं जानते। मैंने चिहुक कर उन्हें टोका। खूब जानता हूँ। उसका बाप किसी रेलवे वर्कशॉप में लोहार था। वह मलयाली है, तू तमिल। इस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। भाषा हमेशा सीखी जा सकती है। पर उसके बाप को अब नौकरी से निकाल दिया गया है। जानती हो क्यों? मैंने बिना पूछे डैडी की ओर देखा। इसलिए कि उसको कोढ़ है, गलित कुष्ठ, नोड्यूल वाला। तब भी कोई चिंता की बात नहीं थी। भयावह रूप से छुतही पॉजिटिव लेप्रेसी है उसे। अंग अंग से कोढ़ फूटने से ही पता लगा। तब तक वह सबसे अपना रोग छुपाता रहा। ऐसे कोढ़ी बेटे को क्या मैं जानबूझकर तेरा हाथ थमा दूं? एक क्षण को मेरा सर्वांग सिहर उठा। तू तो जानती है रोग मात्र से मुझे कितना भय है। टाइफाइड के भय से जीवन भर मैंने उबला पानी पिया, कभी बाहर की आइसक्रीम नहीं खाई, फलों को पोटाश के पानी से धोकर खाती रही। मद्रास की बस में कभी नहीं बैठी कि कोढ़ी भी उसमें बैठे होंगे। सुना था वहाँ कोढ़ी बहुत हैं और प्रायः ही बस से आया जाया करते हैं। रेजगारी को हमेशा डेटॉल से धोकर पर्स में डालती थी। तू हमेशा मेरी हंसी उड़ाया करती थी। याद है एक दिन क्या कहा था तूने? हाँ याद था। मेरा सिर लज्जा से झुक गया। एक दिन पोस्ट ऑफिस में मिली रेजगारी पर्स से डेटॉल की शीशी निकाल धोने लगी थी, तो मैंने झुंझला कर कहा था, तेरा विवाह होगा तो शायद तू अपने दूल्हे को भी पहले डेटॉल से नहलाएगी। मैं क्या जानती थी कि उसे एक दिन ऐसा ही दूल्हा मिलेगा। फिर वह कहने लगी, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बार बार यही मन में दोहरा रही थी। भास्करन का निष्पाप चेहरा मेरी आंखों में आ गया। उसने मुझसे कभी नहीं छिपाया था, कुछ भी नहीं छिपाया था, न अपने पिता की दरिद्रता, न उनका दौर्बल्य। कैसे कुसंगति में पड़कर वह एक बार 18 वर्ष की उम्र में वैश्यालय चला गया था। कैसे उसने एक बार चाचा की शराब चुरा कर पी थी। फिर इतनी बड़ी बात वह क्यों छिपा गया? नहीं डैडी, यह सब बनाकर कह रहे हैं। उन्हें मेरी दुर्बलता का पता है, सामान्य रोग से भी मुझे कितना भय है। इसी से कह रहे हैं कि मैं स्वयं उखड़ जाऊं। डैडी, मैंने दृढ़ स्वर में कहा, कोढ़ तो उसके पिता को है। यदि उसे भी होता तब भी मैं उसे नहीं छोड़ती। मैं विवाह उसी से करूंगी। किंतु किससे विवाह करती? मेरी चिट्ठियां भटकती ही रहीं। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। भूख, प्यास, नींद सब चली गई। डैडी ठीक हो गए, लेकिन मैंने पलंग पकड़ लिया। दिन भर मुंह छिपाए अंधेरे कमरे में पड़ी रहती। माँ बहुत घबरा गई, बार बार पूछती, वेणी कैसा जी है? कुछ खट्टा खाने को तो जी नहीं कर रहा? जी मितला रहा है वेणी। सच बता वेणी, कुछ छिपा तो नहीं रही मुझसे? मुझे हंसी भी आती। जिस वीतरागी के और मेरे बीच किसी क्षीण चुंबन की भी स्मृति सेंधने को नहीं थी, उसे लेकर छिपाने को था ही क्या। फिर एक दिन शायद डैडी भी मेरा सूखा चेहरा देख पिघल गए। बोले, चल, मेरा विश्वास ही नहीं है तुझे, उसके घर ले चलेंगे, तुझे तसल्ली तो हो जाएगी। और सब कुछ देख सुनकर भी अपना सर्वनाश करना चाहती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। माँ और डैडी के साथ ही मैं दिन डूबे वहाँ पहुँची थी। उस संकरी गली में हमारा कार का जाना असंभव था। बाहर ही कार रोक हम गली में गए। एक जीर्ण अध टूटे मकान की लाल खपरेल की छत पर फैली लौकी की बेल सूख कर भंगड़ हो गई थी। हमारी ठसकेदार गाड़ी को देखते ही तत्काल वहाँ भीड़ जुट गई। करुणाकरण का मकान ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, यही है। एक ऊंचे दांतों वाला मोटा काला आदमी लुंगी समेटता हमारे पास आकर खड़ा हो गया। मैं उसके दांत देखकर बेहद डर गई थी। लगता था होंठ फाड़ कर बराह दंत बाहर निकल आए। जितने प्रश्न भी डैडी ने पूछे, उनके दांत ही उनका उत्तर देते रहे। करुणाकरण का परिवार यहाँ नहीं रहता जी। यहाँ कोई किराएदार रहता है क्या? डैडी ने पूछा। अजी, कौन किराएदार रहेगा यहाँ? कोढ़ हो गया था करुणाकरण को।
ना जाने कब से छिपाता हम मोहल्ले वालों का सर्वनाश करता रहा। अजी साहब, हम बाल बच्चे वाले हैं। जब हाथ पैर झड़ गए और दुर्गंध आने लगी तो मैंने ही सबसे पहले कारपोरेशन को लिखा था। उसके दोनों दांत गर्व से और लंबे हो गए थे। बड़ी मुश्किल से भगाया था हमने। पत्नी गुरुवायूर के मंदिर में बैठ गई, बेटा कहीं चला गया। बिना कुछ कहे हम तीनों कार में बैठ गए। मार्ग भर डैडी एक शब्द भी नहीं बोले, पर उनके पास में बैठी मैं जैसे उनकी फटकार के मौन चाबुकों को अपनी पीठ पर झेल रही थी। किराएदार भी जिसका मकान अब किराए पर नहीं लेना चाहते, उस कोढ़ी के बेटे से तू विवाह करेगी? बोल बोल, बोलती क्यों नहीं? पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। दूसरी बार माँ को लेकर गुरुवायूर के मंदिर में उसकी माँ को ढूंढने पहुंची। वहां पहुंचकर उन्हें ढूंढ भी निकाला, किंतु सिर मुड़ाए वे एक अंधेरे कमरे में बैठी। लोगों ने कहा कि इसने मौन व्रत लिया है, बोलेगी नहीं। हार कर मैं लौट आई। देखते ही देखते 2 वर्ष बीत गए। डैडी जैसे एकदम खोखले हो गए थे। न रेस कोर्स जाते न क्लब। एक दिन मैंने ही प्रसंग छेड़ा, डैडी मैंने तय किया है मैं बाहर जाऊंगी, वहीं पीएचडी करूंगी। डैडी जैसे उछल पड़े। उनकी बहुत दिनों से यही इच्छा थी कि मैं बाहर जाकर उसे भूल जाऊं, जिसे भारत में रहकर नहीं भूल पा रही थी। फिर जिस उत्साह से मेरे विदेश जाने की तैयारियां हुईं, वैसी शायद मेरे विवाह के लिए भी नहीं होती। वेणी, मैंने कहा, तुम तो सब कुछ चेष्टा करने पर ही देख सकती थी। क्या तुमने कभी यह देखने की चेष्टा नहीं की कि भास्करन कहाँ है? वर्षों पहले की एक और स्मृति मुझे कपा गई, जब इस वेणी की इसी दिव्य शक्ति ने मुझे एक चेतावनी देकर मौत के झटके से बचा लिया था। माधु की मृत्यु के बहुत पूर्व दी गई उसकी यह चेतावनी ही उसकी दिव्य अभिज्ञता का मुझे परिचय दे गई थी। उन दिनों आश्रम में एक रहस्यमय व्यक्ति का आगमन हुआ था। वह कहाँ से आया है, इसकी नाना चर्चाएं नित्य प्रति सुनने में आ रही थी। कोई कहता वह जर्मन जासूस है, किसी का कहना था वह कोई प्रकांड विद्वान है, आश्रम की प्रसिद्ध लाइब्रेरी के दुर्लभ ग्रंथों के पठन पाठन के लिए आया है। धीरे धीरे आश्रम में उस दीर्घदेही व्यक्ति को परिचित वेदिकाओं में देखने के हम अभ्यस्त हो गए। लगभग खलवाट मस्तक, बड़ी बड़ी तांत्रिक की सी लाल लाल आंखें, गहरा नारंगी रंग का लवादा, पैरों में खड़ाऊ, जिनकी खटर पटर सुन दूर से देखने पर लगता था कोई नारंगी ट्रैक्टर चला आ रहा है। उनके हाथों में हमेशा 3-4 मोटी पुस्तकें रहती थीं, जिन्हें खोलकर वे किसी घने वृक्ष की छाया में बैठ जाते और घंटों पढ़ते रहते। उनके पूरे चेहरे पर उसकी नाक ही सबसे रहस्यमय अवयव थी। ऐसी मोटी और इतनी लंबी नाक मैंने कभी नहीं देखी थी। दोनों नथनों के गह्वर से निकले सफ़ेद बालों के गुच्छे और वैसे ही केशगुच्छ कानों से निकलकर देखने वालों को सहमा देते थे। मुझे पहले ही दिन उस व्यक्ति को देखकर डर लगा था। मेरी नानी कहा करती थी कि जिनके कानों से बालों के गुच्छ बाहर निकलते हों, उसके पास किसी भी लड़की को एकांत में नहीं जाना चाहिए। किंतु एक दिन उस व्यक्ति की बातों के लच्छे में आकर मैं नानी की सीख भूल गई थी। यदि वेणी ने न बचाया होता तब। आज भी कांप उठती हूँ। वे प्रायः ही हमें कक्षा में जाती देख बड़े स्नेह से पुकारते, आओ आओ बेटियों, किस क्लास में पढ़ती हो, कहाँ घर है, अरे बाप रे बाप, इतनी दूर से आई हो। और फिर एक से एक अद्भुत चुटकुले कहानियाँ सुनाकर वे हमें मोह लेते थे। हाउ ओल्ड आर यू सर? लड़के लड़कियाँ उन्हें छेड़ते। आई एम ओनली 14, वे गंभीर होकर कहते और सब ठठाकर हंसने लगते। इसके बाद उनका नाम ही पड़ गया था, मास्टर 14। यदि उन दिनों के प्राक्तन छात्र छात्राएं मेरी इस कहानी को आज पढ़ेंगे तो उन्हें निश्चय ही उस रंगीन व्यक्तित्व का स्मरण हो आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा रहस्यमय व्यक्ति उनमें फिर कभी नहीं दिखा होगा। उनकी स्मरण शक्ति भी अद्भुत थी। कहीं से भी किसी पुस्तक का पृष्ठ एक बार उनके सामने खोलकर बंद कर दें, एक एक शब्द ज्यों का त्यों सेमीकोलन सहित दोहरा देते थे। उस पर उनकी विशेष ख्याति थी हस्तरेखा पंडित के रूप में। जब देखो तब भीड़ से घिरे रहते। मास्टर 14, मेरा हाथ देखिए प्लीज़, मेरा प्लीज़ मेरा।
और लोगों का कहना था कि हाथ की रेखाओं से पूरा भूत, भविष्य और वर्तमान का ऐसा खरा लेखा जोखा देखने वाला वह व्यक्ति सामान्य मनुष्य नहीं है, कोई त्रिकालदर्शी महापुरुष है। उधर आश्रम के वरिष्ठ कर्मचारी उस रहस्यमय व्यक्तित्व पर सतर्क बने, कठोर निगरानी कर रहे थे। हॉस्टल की छात्राओं को कड़ी चेतावनी दे दी गई थी कि कोई भी उस व्यक्ति को हाथ दिखलाने ना जाए। एक दिन मैं वेणी के साथ जा रही थी कि देखा मास्टर 14 पुस्तकों का अंबार लगाए एक मोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे। हमें देखा तो बोले, आओ आओ माँ जगतदात्री, जरा हाथ देखें तुम्हारा। वेणी तो बड़ी अशिष्टता से आगे बढ़ गई, पर मैं उस स्नेहपूर्ण आह्वान को अवहेलना नहीं कर पाई। फिर 18 वर्ष की मूर्ख अविवेकी वयस में अपने भविष्य की झांकी देखने का लोभ भला संसार की कौन किशोरी छोड़ सकती थी। नहीं मास्टर 14, मेरी क्लास है, कल देखिएगा, मैंने कहा। ठीक है, तब कल ठीक 11 बजे मेरी कुटिया में आना। तुम्हारे ललाट पर राजरानी का योग है। माँ सरस्वती का वरदान है तुम्हें, माँ सरस्वती का वरदान। मैं खुशी से उछल पड़ी, भागकर वेणी से कहा, जानती है कल मास्टर 14 मेरा हाथ देखेंगे। नहीं, उसने मेरे सारे उत्साह पर झाड़ू फेर दिया। मैंने अभी अभी आंखें बंद कर उसकी असलियत देख ली है। क्या? मैंने डरते डरते पूछा। बुरी तरह पीट कर निकाला जाएगा यहाँ से। इसकी कुटिया में शराब की बोतलें हैं, मैंने अभी अभी देखा है। और तीसरे दिन उसकी अद्भुत भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। इससे पहले कि वह पाखंडी मेरा हाथ देखता, वेणी ने उसके हाथ की रेखाएं देख मुझे बचा लिया था। इसी से आज उसी स्मृति ने मुझे फिर उकसाया था। वेणी, तू सबका भविष्य देख लेती थी, अपना भविष्य नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसकी उदास हंसी में करुण सिसकी की सी खनक थी। माँ भी यही कहती, डैडी भी, एक बार देखने की चेष्टा कर, फिर बेटी एकाग्रता ला। कई बार मुझे यही एकांत देने दोनों हफ्तों बाहर रहते, पर जितनी बार चेष्टा करती दिखता अंधेरा अंधेरा और घुप अंधेरा। कुछ दिखा वेणी? डैडी लौट कर पूछते। कुछ नहीं दिखता माँ, केवल अंधेरा अंधेरा और अंधेरा ही। किंतु आज मैं सोचती हूँ कि ठीक ही देखा था उसने, यही तो था उसका भविष्य, अंधेरा, केवल अंधेरा। फिर मैं विदेश चली गई। वह कहने लगी, 6 महीने देखते देखते बीत गए। माँ का फिर पत्र आया, एक बार और चेष्टा कर वेणी, शायद विदेश का एकांत तुझे फिर वही एकाग्रता दे दे। और फिर मैंने एक दिन देख ही लिया एकाग्र होकर। मैंने आंख बंद कर कहा, एक बार दिखा दो प्रभु, मुझे अपना भविष्य नहीं देखना। भास्करन को दिखा दो, कहाँ है वह, कैसा है। समुद्र की ऊंची उठती गरजती लहरें सहसा हम दोनों की साड़ियों को घुटनों तक भिगो गईं, जैसे मुझे चेतावनी दे रही थीं, अब मत पूछ आगे क्या हुआ। फिर मैंने पूछा, मैंने देखा। वह कहने लगी, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी नीची घाटी में टीन के कई बैरक हैं। सामने एक गिरजाघर, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से साएं साएं करती हवा चल रही है। यह तो अल्मोड़ा का कुस्थाश्रम है। मेरे मुंह से स्वतः निकल गया और वेणी ने कठोर दृष्टि से मुझे देखा, फिर नज़र फेर ली। मैंने देखा एक अंधेरी बैरक में भास्करन बैठा है। उसका स्वर अब धीमी फुसफुसाहट में खो गया। मैं थोड़ा आगे खिसकी, फुसफुसाहट स्वर हुई। पास ही उसकी वंशी पड़ी है, पर वह न उसे उठा सकता है न बजा सकता है। क्यों? कृष्णवेणी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें बिना पूछे वह फिर कहने लगी, क्योंकि उसके दोनों हाथों की उंगलियां झड़कर 2 अधूरी मुट्ठियां मात्र रह गई थीं। होंठ विहीन उसका चेहरा बीभत्स बन गया, जैसे कटहल का छिलका। नाक नहीं है, पलकहीन अंगारे सी 2 आंखें ही बस दब दब कर कर जल रही हैं पूरे चेहरे में। क्या लिखूंगी, कैसे लिखूंगी माँ को यह सब? पर मैंने उसी क्षण अपना भविष्य निश्चित कर लिया था। दोस्तों, अभी आपने कृष्णवेणी का चौथा भाग सुना। 5वां अंतिम भाग भी मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगी। अभी तक की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक नहीं सुनी है तो सुनिए ज़रूर। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छी लगेगी। एक अनुरोध है आप सभी से कि कहानी को पूरी सुनिए, फॉरवर्ड करके नहीं, क्योंकि जो आनंद पूरे का है वो आधे अधूरे में नहीं है।
और हाँ, इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। धन्यवाद।